तो हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कुछ दिख रहा है, तबाही मचने वाला है दोस्तों। यह मॉडल पेपर आपके लिए आखिरी संजीवनी है। ये मॉडल पेपर आपको पूरे पैटर्न को समझा देगा। पैटर्न को समझाने के साथ साथ ये नहीं कहूंगा कि मैंने पेपर लीक कर दिया है, यही आएगा, बस इशारे में कहूंगा डैश डैश डैश। अब समझ लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लो कि इस वीडियो में पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व कराने वाला हूं और पूरी तरह से डिकोड कर दूंगा। एक एक चीजों को ध्यान से देखना, ठीक है। एक तरह से कह लो कि तुम्हारी अच्छी खासी रिवीजन करा देगा ये मॉडल पेपर, ठीक है। और एक बात जरूर कहूंगा, अपने आप को आजमाना भी इस पेपर को देख करके। समझ लो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का ही पेपर है। अब बोर्ड एग्जाम में यही तुम्हारा पेपर फंस गया है, तो तुम कितना कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो, अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को था लगाना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लो किस तरह का तुम्हारे पास पेपर आएगा। 2026 इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से कोड दिया होगा, यहां पे अनुक्रमांक, नाम वगैरह सब दिया होगा, ठीक है। आते हैं मुद्दे पे। इस पूरे हिंदी के पेपर में दो खंड मिलेंगे दोस्तों, खंड क और खंड ख मिलेगा, ठीक है, जिनमें पूरे सवालों को अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। याद रखना, जब भी पेपर देना तो कोशिश करना सीरियल वाइज से, पैटर्न से लिखने के लिए छलांग मार मार के इधर उधर मत करना, ठीक है। कोशिश करना सीक्वेंस में लिखने के लिए, ठीक है। अब आते हैं खंड क की बात करते हैं। तो खंड क में केवल और केवल आपका एमसीक्यू होगा, और वो भी 10 ठो, ठीक है। कितने एमसीक्यू होंगे? 10, यानी 10 नंबर का, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जैसे पहला एमसीक्यू आपके सामने आ गया, इसका जवाब सोचो क्या आपको पता है या नहीं, ठीक है। चंद छंद बरन की महिमा, चंद छंद बरन की महिमा के लेखक कौन है रे बाबा? सदल मिश्र, लल्लूलाल, गंग या फिर रामप्रसाद निरंजनी? तो इसका सही जवाब होगा गंग, ठीक है। अपने आप को एनालाइज भी करते रहना कितना जवाब दे पा रहे हो, ठीक है। अगला प्रश्न इसी तरह का आता है कि वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा क्या है भैया? वर्तमान युग में हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा क्या है? तो वर्तमान युग की हिंदी गद्य की प्रमुख भाषा भैया आपकी खड़ी बोली है। कौन सी है? खड़ी बोली। याद रखिएगा, कौन सी है भैया? खड़ी बोली, ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कन्हैयालाल मिश्र है। कौन है भैया? कन्हैयालाल मिश्र। याद रहेगा, कन्हैयालाल मिश्र। अगला प्रश्न आता है, इसी तरह से आपको पूछेगा, ठीक है। अगला प्रश्न घ वाला है, आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिएगा, राम कुमार वर्मा माने जाते हैं, ठीक है। कौन माने जाते हैं भैया इन चारों में? राम कुमार वर्मा। याद रहेगा ना कि आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? राम कुमार वर्मा। वाह क्या बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई एक ख्याति लब्ध लेखक हैं, ठीक है। कैसा? यात्रावृत्त के, समीक्षा के, जीवनी के? तो यहां पे चौथा ऑप्शन नहीं दिया है, इसको थोड़ी देर के लिए कट कर लेते हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं। दूसरे प्रश्न में जब जाओगे, अब दोस्तों दूसरे के क की बात करूं तो, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ठीक है। ये वाक्य पंक्ति जो है ये किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, मैथिली शरण गुप्त का है, या फिर सोहन लाल द्विवेदी का है? तो याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। याद रखना, ये मॉडल पेपर पीडीएफ बना करके, ये पूरा मॉडल पेपर ही मैं आपको क्या कहते हैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। जाके प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। दोनों मॉडल पेपर भेज दूंगा, ठीक है। कल जो कराया वो और आज वाला भी। अब आगे देखो, अगला प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों को राहो के अन्वेषी किसने कहा? ठीक है, तार सप्तक के कवियों को राहो के अन्वेषी किसने कहा भैया? जल्दी से बता दो किसने कहा। सबसे पहला है धर्मवीर भारती, या फिर नामवर सिंह ने, या फिर प्रभाकर ने, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे ने? तो याद रखना भैया, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे ने कहा था। ये बात किसने कहा था? सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे ने। क्या बात कहा था? तार सप्तक के कवियों को राहो के अन्वेषी, ठीक है। तार सप्तक के कवियों को राहो के अन्वेषी किसने कहा था भैया? सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे ने, ठीक है। याद रहेगा, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। कभी कभी आपको केवल अज्ञे लिख के भी आ जाएगा, कभी कभी आपको क्या लिख के आ जाएगा? अज्ञे लिख के आ जाएगा। अरे मेरे भाई, यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। तो ग वाला प्रश्न क्या कह रहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन है? ठीक है, अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना कौन है? भारत भारती, वैदेही वनवास, उर्वशी, या फिर गुंजन? तो याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना जो है वो क्या है भैया? वैदेही वनवास। क्या है? वैदेही वनवास। अगला प्रश्न है भैया, निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? निम्न में से कौन से प्रगतिवादी कवि नहीं है? निम्न में से कौन से प्रगतिवादी कवि नहीं है भैया? ठीक है, जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। जल्दी सोचो, क्या आपको ये बात पता है? नहीं ना? तो जान लो, गिरिराज कुमार माथुर है, ठीक ना। नागार्जुन हो, या फिर केदारनाथ अग्रवाल हो, या फिर त्रिलोचन हो, ये सब प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है। लेकिन पूछा क्या? उल्टा कर दिया। इनमें से कौन सा प्रगतिवादी कवि नहीं है?
तो आपका क्या होगा, गिरिराज कुमार माथुर होंगे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आ गया यहाँ पे घ पे हो गए। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, टिक आउट वाले में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अंगा वाले प्रश्न की। कह रहा है प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? प्रकृति के सुकुमार के कवि कौन है? ये जो है प्रकृति के सुकुमार, इसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, या फिर चौथा जयशंकर प्रसाद। ये बीच में आ गया है, इसको काट दीजिए, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत होगा, ठीक है। तो टिक आउट इस तरह से 10 ठो पूछा जाएगा। तो टिक आउट क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैं करा चुका हूं, ठीक है। अब वहां पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा उसका पीडीएफ, आप जाकर के एकदम अच्छे से तैयार करो, या तो वीडियो है हमारे पास, वीडियो में देख लेना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लाइव वाले क्लासेस में जाओगे तब मिलेगा टिक आउट, ठीक ना, लाइव वाले सेक्शन में जाकर के, या फिर हिंदी के प्लेलिस्ट को खोल लेना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अब जब हम तीसरे प्रश्न पे आएंगे दोस्तों, ध्यान से सुनना, जब हम तीसरे प्रश्न पे आएंगे दोस्तों, तो तीसरा प्रश्न जो होता है वो आपका गद्यांश से पूछा जाता है, और ये सीधे सीधे आपका 10 अंक का प्रश्न होता है। कितने अंक का? 10 अंक का। इसमें क्या होता है कि 2 पैराग्राफ दिया रहता है अथवा अथवा करके, ठीक है। लेकिन मैं केवल एक ही लाया हूं, ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर सॉल्व कराना, तो अथवा वाला लिखने की जरूरत नहीं है। वहां 2 ठो रहेगा जिसे तुम कॉन्फिडेंटली पहचान पा रहे हो कि किस, इसका शीर्षक कौन है और इसके लेखक कौन है, तो उसी पैराग्राफ को उठाना, ठीक है। और वैसे तो मैंने बता ही दिया है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो वाले वीडियो में, गद वाले, पद वाले में, याद है ना। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे एक गद्यांश इस तरह से दिया होगा, ठीक है। अब इसके नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे, जैसे 1 2 3 4 और 5 प्रश्न होंगे, जिनमें 2 प्रश्न हर बार सेम रहेगा, हर गद्यांश में, चाहे कोई भी हो, ठीक है। 2 प्रश्न, एक रहेगा संदर्भ, संदर्भ में क्या लिखना होता है? लेखक का नाम और शीर्षक का नाम, ठीक है। और होता है व्याख्या। व्याख्या तो कई बार बता चुका हूं कि जब भी गद्यांश है, तो गद्यांश में याद रखिएगा, कभी भी आपको व्याख्या रटने की जरूरत नहीं होती। गद्यांश में क्या होता है, बस आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है, बढ़ा चढ़ा करके उसी को लिखा जाता है। जैसे मैंने बताया था ना कि किसी को एक तमाचा अगर मार दूं मैं, तो उसी को बढ़ा चढ़ा करके, अगर कोई बताए हाय रे सर ने उसको एक तमाचा मार दिया, उसकी आंखों में आंच जम गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना ही व्याख्या कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो आपको यहाँ पे जो पैराग्राफ होगा, इसमें फुल में फुल मार्क्स ला सकते हो, बस थोड़ा सा चला के दिखाना होगा। पहला कि इसमें जो भी चीज है, पहले तुम्हें इसको पढ़ने के बाद बस ये पता हो जाना चाहिए कि इस पैराग्राफ का शीर्षक कौन है, यानी समझ रहे हो, निबंध का नाम क्या है और इसके लेखक कौन है। जैसे अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि महामानव समुद्र किसने कहा, तो रविंद्रनाथ ने कहा है, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि विचित्र देश, याद रखना, विचित्र देश है, असुर आए, ये जो देश है ये विचित्र है, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितने मानव जातियां आया यहां, ठीक है, आई, और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगाई, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, ठीक है। वह अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है, एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितने स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक भी अपनी स्मृति परंपरा, आम की भी, बकुल की भी, चंपे की भी, सब क्या हमें मालूम है, ठीक है, सब क्या हमें मालूम है। इस तरह से पद दे दी, इस तरह से आपको गद्य दिया है। अब इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है, 5 ठो। तो पहला में क्या दिया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सबसे पहले जो मैंने पढ़ा, यहाँ पे अशोक जैसे शब्दों का जिक्र हुआ, यहाँ पे भारत की परंपरा जैसे शब्दों का, इतिहास जैसे शब्दों का, जाति जैसे शब्दों का यूज हुआ कि नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे की वर्ड मैंने लिखा है, ट्रिक है, कुछ की वर्ड होता है जिससे आप पहचान सकते हो कि उसका शीर्षक कौन है और उसका लेखक कौन है। तो ध्यान से समझो, अगर आपको अशोक के वृक्ष जैसे शब्दों का जिक्र हो रहा है, संस्कृति का महत्व, भारत की परंपरा जैसे चीजों का यूज हो रहा है, अशोक जैसे शब्दों की, भारत की संस्कृति जैसे शब्दों का अगर यूज हो रहा है, किसी पेड़ पौधे से, किसी वृक्ष से अगर भारत की परंपरा संस्कृति की तुलना की जा रही है, तो समझ लेना ये कौन सा निबंध है, अशोक के फूल वाले निबंध का पैराग्राफ है, ठीक है। तो शीर्षक पता चल गया कि कौन सा निबंध है, और इसके लेखक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके लेखक कौन है भैया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब जब संदर्भ लिखने की बात आएगी, तो संदर्भ तो आप आसानी से लिख लोगे, क्योंकि संदर्भ में क्या होता है, शीर्षक और लेखक पता चल जाते, सीधे सीधे प्रस्तुत हमारे गद्यांश पाठ्य पुस्तक, ठीक है, निबंध के अशोक नाम के फुल नाम से ली गई है। इसकी रचयिता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, व्याख्या का मतलब बता ही चुका हूं, बढ़ा चढ़ा करके इसी को लिख देना, जो यहाँ पे है अपने शब्दों में ताम झाम करके थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिख देना ही व्याख्या कहलाता है, ठीक है। फिर जब तीसरे प्रश्न की बात आएगी, कह रहा है रविंद्रनाथ ने किससे
महा महान समुद्र कहा। ठीक है, किसे महान समुद्र कहा? जाहिर सी बात है भारत को, समझ रहे हो, भारत को कहा। ठीक है, फिर अगला है कि भारतवर्ष के निर्माण में किन किन जातियों का सहयोग हुआ। अब बताओ, इसे यहीं पे मिल गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, विचित्र देश है, असुर आए, आर्य आए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो जो जाति यूज हुआ। तो कहोगे भारत के निर्माण में असुर, शक, हुड़, नाग, यक्ष, गंधर्व, न जाने कितनी मानव जातियां ने भाग ली। भाग लेने का मतलब समझ रहे हो ना? क्लियर हुआ? मजा आया? ठीक है, तो इन्हीं में सब आंसर मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंगा पे आओगे तो कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट बताइए। उपर्युक्त गद्यांश का उद्देश्य क्या है कि जो इतिहास से चली आ रही भारत की संस्कृति और परंपरा है और यहाँ आधुनिक युग तक किस तरह से बदलाव आए, कितने लोगों ने भारत देश को बनाया, किन किन परिस्थितियों से होकर के गुजरा, यही इसका उद्देश्य है। समझ रहे हो? यानी एक अशोक के वृक्ष से, अशोक के फूल से उसकी महत्व को बताते हुए भारत की तुलना की गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे मैंने पूरी तरह से आपको डेमो दे दिया है। ठीक है, अब आती है बारी, जब इसी तरह से जब तीसरा आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा तो फिर 10 नंबर का प्रश्न पद से आ जाएगा। कहां से आ जाएगा? हिंदी के पद से आ जाएगा। ठीक है, अब हिंदी के पद में चौथा प्रश्न अगर देखा जाए तो यहां पे आपको इस तरह से देगा जिनमें आपका 5 गुणे 10 है, यानी यहां पे भी 5 प्रश्न होंगे। यानी इस पैराग्राफ के नीचे भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5, और इन पांचों का जवाब देना होगा। बहुत लोगों को लगता है कि अगर मैं संदर्भ और व्याख्या लिख दूंगा तो मेरे को पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अरे भाई, आप अलग दुनिया में हो तब। ठीक है, संदर्भ और व्याख्या के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो बचे हुए 3 सवाल होते हैं उनका भी जवाब देना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, इन सबका भी कीवर्ड लाया हूं मैं, चिंता मत करिए। ठीक है, अगर सबके इंपॉर्टेंट कीवर्ड चाहते हो तो ये वाला जो थंबनेल दिख रहा है, गद्यांश पद्यांश और संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश वाला, इसे जाके अभी भी वक्त है, देख लो क्या बातें कही गई हैं। 34 नंबर कमाल कर जाओगे। 34 नंबर की तैयारी कराने का दम है इसमें। कम मेहनत में बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, और इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे है। ठीक है, टेलीग्राम में अगर ऐड नहीं हो तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगला दिया है आपको इस तरह से, यहां भी 2 पैराग्राफ देगा, 2 में से कोई ना कोई एक फंसना ही फंसना है। जो मैं बताया हूं ये 100 में 100% है, ये ब्रह्मा की लेख है, इससे बड़ा बात कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो मेरे भैया, ध्यान से समझो। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। ठीक है, यहां राधा यानी राधा माता, राधिका, राधिका कह रही है पवन को अपना दूत बनाई है। पता है ना इसमें? हाँ, इसमें किसको दूत बनाया गया है? दूध नहीं रे भाई, दूत, दूत, दूत मतलब समझ रहे हो, संदेशा भेजने वाला। तो पवन को, इसीलिए इसका नाम है पवन दूतिका। इसका शीर्षक क्या है? पवन दूतिका। इसका शीर्षक क्या है? पवन दूतिका। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहां पे कहा जा रहा है यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। ठीक है, कह रहा है राधिका पवन से कह रही है, दूत, जो दूत बनाई है पवन को, उससे कह रही है कि जा पवन, तू जितनी बातें मैंने कही है वो बात तेरे को ध्यान है ना, वो बातें तेरे को विदित है ना, विदित है ना। विदित का मतलब समझ रहे हो ना? ध्यान है ना, ध्यान है ना तेरे को जो मैंने कहा है, वो सारी बातें, मेरी व्यथा, मेरी दुख जाकर के श्री कृष्ण को सुना दे। और याद रखना, आते दौरान उनके पैर के नीचे जो धूल है उस धूली को लाना, उस धूली को जरूर ले आना उड़ा करके हवा में, उस धूली को जरूर ले आना। धीरे 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 वहन करके पांव की धूली लाना। ठीक है, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना, ला न देगी तू हमें, हां कैसे तो व्यतीत चिंत में बोध मैं दे सकूंगी, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। यहां पे देखो अब बातें क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं राधिका कि चरण की धूल लाना, यहां तक हो गया। अब उसके बाद यहां से क्या कह रही है, ध्यान से समझना। यहां से क्या कह रही है? कह रही है कि जब तू चरण की धूल ला देगा तो उसके बाद क्या करूंगी, मैं उसे माथे से लगाऊंगी और मैं अपने अंतर व्यथा को मना लूंगी, थोड़ी बहुत शांत कर लूंगी जो मैं दुखी हूं, कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत मेरे को समोध हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद कह रही हैं कि अगर ये भी तेरे से ना हो, जो मैंने कहा है ये अगर तेरे से ना हुआ तो तू बस इतना करना भैया, इतना कर देना तू पवन भैया, इतना तू कर देना। क्या कर देना? तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। ठीक है, अगर तू धूल भी ना ला सकी, जो मैं बात कर रही हूं उतना अगर ना हो पाए तेरे से, तो एक काम करना, ये पवन तू जा, मेरे श्री कृष्ण का जो पैर है उस पैर की चरण कमल को, इस कमल रूपी चरण को, उस पैर को, पवित्र पैर को स्पर्श करना और स्पर्श करके उड़ के आ जाना मेरे पास और मैं सीने से लगा लूंगी।
ठीक है, और मैं सीने से लगा लूं, लिखा है ना, जी जाऊं हृदय तल में भी तुझी को लगा के। ठीक है, अपने आप को जी लूंगी, अपने आप को समझा लूंगी, अपने आप में क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सेटिस्फैक्शन, हाँ सेटिस्फाई हो जाऊंगी। समझ रहे हो ना। तो ये बात आपको समझ आ गया। अब इसमें 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न होगा। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ, अब संदर्भ क्या होता है, शीर्षक का नाम और कवि का नाम। इसमें कवि है, पद है तो कवि होंगे। लो यहाँ पे देख लो कीवर्ड क्या है, शीर्षक इसमें पवन दूतिका है, कवि इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय है। तो जैसे यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश वहां पे था, तो इस बार क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, समझ रहे हो, पाठ्य पुस्तक के पवन दूतिका नाम से लिया गया है और इसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। पहले का जवाब मिल गया, 2 नंबर आपने कमा लिया, 2 नंबर कमा लिया आपने, 2 नंबर कमा लिया रे बाबा। ठीक है, फिर उसके बाद राधा पवन दूतिका से किसकी धूल लाने को कहती हैं, श्री कृष्ण के नीचे पैर की धूल को लाने को बोलते हैं। फिर रेखा की अंश की व्याख्या कीजिए। तभी मैं जब कब से बोल रहा था वो व्याख्या ही कर रहा था मेरे भैया। ठीक है, फिर अगला है राधा पवन दूतिका से क्या क्या प्रार्थना करती हैं। तो पवन दूतिका से क्या क्या प्रार्थना करती हैं, बोलो या समझ गए रे बाबा, धूल लाने को बोलती हैं, और अगर धूल ला भी ला सके हो तो कम से कम उसे स्पर्श करके आ जाना। समझ आया उनके पैरों को। फिर अगला क्या है, उपर्युक्त पद्यांश का भाव क्या है। यहाँ पे भाव क्या है, यहाँ श्री कृष्ण और राधा की इस पवित्र प्रेम की बातें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यही इसका भाव है। ठीक है, अब बताओ ये समझ आया या नहीं, यहां तक क्लियर हुआ। अब आ जाओगे इसी तरह तुम्हारा जब देखोगे बोर्ड एग्जाम में, तो 5वें नंबर पे तुम्हारा क्या होगा, लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय होगा। 5वें नंबर में क भी रहेगा और ख भी रहेगा। क वाले में तुम्हें लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना होगा और ख वाले में तुम्हें किसका लिखना होगा, कवि का साहित्यिक परिचय लिखना होगा, जिनमें आपको लेखक में 3 दिया होगा और 80 वर्ड में लिखना होगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि कितना साहित्यिक परिचय लिखना चाहिए, तो मैं कहूंगा आपको 1 पेज तो आराम दबा के भरना चाहिए, 1 पेज तो लगभग पूरा भर जाना चाहिए। ठीक है, साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका बता दिया हूं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक डब्बा बनाइए इस तरह से, जन्म लिखिए, नहीं पहले लेखक का नाम लिखिए, यहां लेखक हेडिंग डालिए, फिर लेखक का नाम, जन्म हेडिंग डालिए, फिर जन्म, फिर जन्म स्थान हेडिंग डालिए, जन्म स्थान, माता पिता हेडिंग डालिए, माता पिता का नाम, फिर मृत्यु हेडिंग डालिए, मृत्यु, फिर नीचे रचना डाल दीजिए। समझ आई मेरी बात, इतना हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, हेडिंग लगाओगे साहित्यिक विशेषताएं या साहित्यिक परिचय। हेडिंग डालने के बाद जो ट्रिक मैंने बताया है, नहीं देखा है क्या, यहां थंबनेल दिख रहा है साहित्यिक परिचय वाला, गर्दा छोड़ा दिया है मैंने। ठीक है, तीसरे आप करने के बाद फिर उसका नीचे में क्या लिखेंगे, कृतियां। क्या लिखेंगे, कृतियां। कम से कम 2-3 ठो रचना लिख देना, हो जाएगा। वैसे यहां लिखे हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस तरह से लिखना होगा। साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका बता दिया हूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भैया। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत भी बता चुका हूं, रामधारी सिंह दिन, मैथिली शरण गुप्त भी बता चुका हूं, रामधारी सिंह दिनकर भी शायद नहीं, वासुदेव शरण अग्रवाल बताया हूं इसके जगह पे शायद। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, उस वाले में। ठीक है, उसी तरह नहीं, इसमें रामधारी सिंह दिनकर की जगह जयशंकर प्रसाद बताया हूं। ठीक है, और इधर वाला आपका क्या, हजारी प्रसाद है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, डॉक्टर अब्दुल कलाम है। ठीक है, तो 3 मैंने दिया है, तीनों में से कोई ना कोई फंस जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ अपने तरफ से अगर सिक्योर करना चाहते हो अपने आप को, मतलब होता है ना कि रिस्क नहीं लेना चाहते, तो कम से कम 4-4 भी याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 3-3 बहुत होता है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। अगला आ जाएगा 6वें प्रश्न में, जब इंटर करोगे आप 6वें प्रश्न में भैया, जब इंटर करोगे तो 6वें प्रश्न में आएगा कहानी। ठीक ना, कहानी का सारांश क्या लिखने को देगा, सारांश। कहानी का सारांश 5 नंबर का होगा, 80 वर्ड में लिखना होगा, कुल मिलाकर के 1 पेज कह रहा है लिखने के लिए। कितना, 1 पेज बोल रहा है लिखने के लिए। ठीक है, हेडिंग वेडिंग कैसे डालना है सब कुछ बता दिया हूं, लगभग कह लो कि पूरी बम्पर तैयारी करा दिया हूं मैं। ठीक है, देख रहे हो पूरी तरह से लगा पड़ा हूं आपके लिए। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब ध्यान दो दोस्तों, इसी तरह हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में फोड़ना चाहते हो तो प्लीज चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी हर वीडियो तुम्हारे तक पहुंचे। और एक बात और बता देता हूं, मैं भोर में भी लाइव आऊंगा। ठीक है, तुम्हें रिवीजन कराने भोर में लाइव आऊंगा, 1 घंटे के लिए तुम्हारा पूरा रिवीजन करा दूंगा, 100% रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, रेडी रहना भोर में 4 बजे। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। तो कहानी में जैसे हम जहां से हमारा क्या है, पंचलाइट कई बार बता चुका हूं, तो पंचलाइट की कहानी आपको बता ही चुका हूं, कोई दिक्कत है नहीं। आप देख लेना आपका क्या है और उसका सारांश लिख देना। ठीक है, फिर अब 7वें पे आओगे तो 7वें पे तुम्हें क्या मिलेगा, खंड काव्य मिलेगा। 7वें पे क्या मिलेगा भैया, खंड काव्य। तो हम लोग का खंड काव्य क्या है, जहां से मैं हूं सोनभद्र से, मेरा खंड काव्य है भैया आलोक वृत्त, गांधी जी का चरित्र चित्रण पूछा जाता है। ठीक है, तो जो भी जिसका आलोक वृत्त है चैनल पे बता दिया हूं, जाके देख लेना। ठीक है, और जिसका जो भी हो जरूर तैयार कर लेना, ये सब में बहुत समय नहीं लगता है। यहाँ अथवा करके बहुत सारा दिया रहेगा, देख रहे हो, अथवा सब दिया रहा है। ऐसा नहीं कि आपका जो मन किया वो किए, नहीं, अपने शिक्षक से फोन लगा के पूछ लो कि आपके यहाँ का क्या है, नहीं तो मार्क्स गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ।
जब यहां तक क्लियर हो जाएगा भैया, जब 7वें को आप इस तरह से पार कर जाओगे तो अगला जो मिलेगा आपका, ठीक ना, 8वां प्रश्न होगा 8वें का क, वो प्रश्न होगा आपका संस्कृत गद्यांश। अब क्या आ जाएगा? संस्कृत गद्यांश। अब संस्कृत गद्यांश में होगा क्या कि आपको इस तरह से पैराग्राफ दिया रहेगा। संस्कृत गद्यांश में क्या दिया रहेगा भैया? इस तरह से आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, और इस पैराग्राफ में दो ही चीज केवल करना होगा, एक संदर्भ लिखना होगा और एक हिंदी अनुवाद करना होगा। संदर्भ के साथ क्या करना है? हिंदी अनुवाद। कैसे करना है देखिए। अब दोस्तों फटाक से जान लेते हैं कि इस तरह का अगर आपको पैराग्राफ दे देगा यानी गद्यांश का, तो किस तरह से हिंदी अनुवाद करेंगे और किस तरह से इसका संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ लिखने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि गद्य है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी के, याद रखिएगा, हिंदी के संस्कृत खंड। ये क्या है? संस्कृत खंड है। हिंदी का क्या है? संस्कृत खंड। तो क्या लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी के संस्कृत खंड, हिंदी के संस्कृत खंड के। अब यहाँ पे क्या शब्द आया है? मालवीय। अब पता ही है मालवीय शब्द आ जाता है, कीवर्ड है, ट्रिक बताया था ना उसमें, ठीक ना। तो मालवीय शब्द आ गया तो तुरंत पहचान गया, महामना मालवीय से लिया गया है। तो क्या लिखोगे? महामना मालवीय से अवतरित है। फिर से रिपीट कर दो संदर्भ, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, ठीक है, हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है, ठीक है, हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है, और किससे अवतरित है? महामना मालवीय से अवतरित है, ठीक है। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? संदर्भ हो जाएगा। अब आती है बारी हिंदी अनुवाद की। तो हिंदी अनुवाद क्या है? यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अपने मन से बना के नहीं लिख सकते, बात तो पता है ना, संस्कृत है ना। संस्कृत का हिंदी अनुवाद एज इट इज ही होता है जो यहाँ लिखा होता है, ठीक है। जैसे आप साफ साफ देखिए क्या लिखा है? शिक्षा एवं देश, ठीक है, समाजे च नवीन प्रकाश उदेति, उदेति, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षा ही देश और समाज, ठीक है, यही लिखा है ना, शिक्षा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय करता है, ठीक है। शिक्षा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का क्या करता है? उदय करता है। फिर आगे क्या कहता है? अतः श्री मालवीय, यानी अतः श्री मालवीय, यानी अब इसे कैसे लिखोगे? अतः मालवीय जी, अतः मालवीय जी वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से स्थानापनम करोत। इसका मतलब यहां पे कह रहा है कि अतः मालवीय जी, ठीक ना, काशी, वाराणसी को काशी बोल सकते हो, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की, ठीक है। बनारस में काशी विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। आगे कहता है अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञानयेद प्रभुत धनमस्मय प्रायश्चन, ठीक ना, कॉमा आ गया। यहां पे कह रहा है कि भैया महामना जो मालवीय हैं वो काशी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, ठीक ना, लोगों से क्या किए? धन जुटाने का प्रयास किया, यानी धन मांगे, ठीक ना। तो लोगों ने इस अच्छे कार्य के लिए, इस अच्छे यज्ञ की आहुति के लिए, ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है ज्ञान यज्ञ के आहुति के लिए भर भर के पैसे चंदा के रूप में दिए, समझ रहे हो, और तब जाकर के, समझ रहे हो, इसकी स्थापना हुई। तो ये यहाँ पे इस तरह से इसका हिंदी अनुवाद होगा भैया। अब हिंदी अनुवाद हो जाएगा तो आपका क्या लिखना था? संदर्भ। तो संदर्भ लिख दिए, हिंदी अनुवाद लिख दिए, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा 7 नंबर, 2 नंबर संदर्भ पे और 2 नंबर हिंदी 5 नंबर और 5 नंबर हिंदी अनुवाद पे, ठीक। अब आती है बारी कि क्या सर अगर ये नहीं आया तो, अगर मान लीजिए सर हम तैयार किए और नहीं फंसा तो मैं जितना बताया हूं संस्कृत खंड का, जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और वीडियो में भी मिल जाएगा, उसमें से 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि अथवा करके 2 ठो देगा, दोनों में से कोई ना कोई एक पक्का चिपक जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं 8वें के ख वाले पे। जब 8वें के ख वाले पे आओगे भैया, ध्यान से सुनना, हो जाएगा। तो जब 8वें के ख वाले पे आओगे तो यहाँ पे क्या होगा? दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा। जैसे यहाँ पे ये वाला छुप गया है, काव्य शास्त्र विनोदन कालो न गच्छति धीमताम, ये वाला आपको याद ही होगा कि ज्ञानी यानी विद्वानों का ज्यादातर समय काव्य शास्त्र को समझने और समझाने में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का समय कलह करने में और निद्रा यानी सोने में बीतता है। याद है ना ये वाला? याद है कि नहीं? गुड, वेरी गुड। तो इसमें भी 2 ठो रहेगा, 2 में से कोई एक करना होगा, ठीक है। फिर आते हैं 9वें प्रश्न पे। अब जब 9वें प्रश्न पे आएंगे तो 9वें प्रश्न से हमारा स्टार्ट हो जाता है व्याकरण। क्या स्टार्ट हो जाता है भैया? व्याकरण। अब व्याकरण में अगर ध्यान से देखा जाए तो व्याकरण में क्या है? निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ वाक्य सहित आपको बताना है। तो बहुत सारा है, नाक का बाल होना, टोपी उछालना, हाथ कंगन को आरसी क्या, या फिर पढ़े फारसी बेचे तेल, ठीक है।
पढ़े फारसी बेचे तेल, इस तरह से 4 दिया रहेगा, चारों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, जैसे नहीं होता है कि पहला मान लीजिए दिया है नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, नाक का बाल होने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इसका अर्थ क्या होगा, ध्यान से देखो। नाक का बाल होने का मतलब होता है कि किसी का बहुत ही खास होना या किसी का बहुत ही प्रिय होना, समझ रहे हो। तो जैसे नहीं कहते हैं कि सुरेश जो है वो अपने शिक्षक के नाक का बाल है, यानी बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र लड़का है, समझ रहे हो। तो इस तरह से अर्थ लिख सकते हो। तो 4 होगा, चारों में से कोई एक करना होगा टच। ठीक है, फिर जब 10वें प्रश्न पे आओगे तो अपठित गद्यांश आएगा, जो कि अभी मैं कई बार पिछले वाले मॉडल पेपर को सॉल्व करा रहा था तो उसमें भी बताया था कि इस तरह से आपको क्या दिया रहेगा, एक यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया रहेगा। और एक मजे की बात इसमें यह होती है कि इसमें ना नॉर्मल कुछ तैयारी ना करो तो भी तुम्हें अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता है। अब कहोगे कैसे सर, मैं आपको बताता हूं। अपठित गद्यांश क्या होता है, इसमें कोई आपको किसी शीर्षक या लेखक का नाम याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसको बस पढ़ना होता है और पढ़ने में ही इसी के अंदर ही आंसर छुपा होता है, इसलिए इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बड़ा आसानी से तैयार हो जाता है। कैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया है और इसमें 3 प्रश्न दिए जाएंगे, क ख और ग दिया जाएगा, जैसे कि उसमें मैंने सॉल्व करके दिखाया भी था। ठीक है, इसमें जो पैराग्राफ दिया है पढ़ करके आप इसका सही अर्थ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला 11वां प्रश्न पूछेगा, 11वें में क में अगर देखा जाए तो 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, शब्द युग्म होगा, यानी सूक्ष्म शब्दों में सूक्ष्म अंतर जो होता है शब्दों में, वो वाला होगा और उसका सही अर्थ चयन करके लिखना होगा। 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, जैसे कि पहला है तरंग और तुरंग। ठीक है, तरंग और तुरंग में अगर देखा जाए तो इन चारों में से क्या सही जवाब होगा, बताइए आप लोग। तो जल्दी से जान लीजिए, तरंग का जो अर्थ होता है दोस्तों, तरंग का अर्थ होता है लहर। ये बात सुना होगा, लहर नहीं कहते हैं कि लहरें उठ रही हैं, तरंगे उठ रही हैं। ठीक है, और तुरंग का अर्थ जो होता है वो होता है घोड़ा, बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है, याद रखिएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, सही जवाब। इसका सही जवाब ब होगा, यानी आपका 3rd इसका सही जवाब होगा। उसी तरह यहाँ पे ये तो छुप गया है, इसको छोड़िए, ठीक ना, फिर भी आप तैयार कर लीजिएगा अपने तरफ से। ठीक है, फिर अब दोस्तों आगे आ जाते हैं। तो ख वाला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ठीक है, यानी ये 4 ऑप्शन दिया होगा, चारों में से कोई एक शब्द उठाना है और उसका 2 अर्थ लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं मंगल उठा लिया, ठीक ना, क्या उठा लिया, मंगल। अब मंगल का 2 अर्थ क्या हो सकता है, पहला मंगल का अर्थ होता है शुभ, ठीक ना, शुभ जैसे जगहों पे मंगल सब नहीं कहते हैं आपका दिन मंगलमय हो, मंगलमय का मतलब शुभ हो। और मंगल का एक अर्थ होता है ग्रह होता है, तो 2 अर्थ हो गए कि नहीं। इसी तरह से 4 दिए होंगे, कोई ना कोई आपका फंस जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और इसमें जो दिया है इनका भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी वायरल है। अगला आता है प्रश्न, कह रहा है किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को क्या कहते हैं, किए गए उपकार को मानने वाले को ध्यान से समझिए। तो किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा, कृतज्ञ कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आता है कि बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है। बहुत अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक ना, बहुत अधिक बोलने वाले को क्या बोला जाता है, वाचाल कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है, घ वाला आपको नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी पढ़ देता हूं। कह रहा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है। तो एक वाक्य दिया रहता है और उसको शुद्ध करके लिखना होता है, शायद इस बार दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे है, तीसरा वाला पढ़ देता हूँ। ठीक ना, 2 दिख नहीं रहा है, तीसरा चौथे में से कोई एक बना लेते हैं। जैसे केवल एक प्रश्न मात्र का उत्तर देना। अब देखो थोड़ा अजीब लग रहा है ना। ठीक है, इसी का शुद्ध क्या होगा, इसको शुद्ध रटना नहीं, अपनी तरफ से सोच के बनाना है कि इसको सही से कैसे बोला जा सकता है। केवल एक प्रश्न मात्र का उत्तर देना, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि एक प्रश्न का उत्तर देना, और आगे लगा सकते हो केवल। केवल, ठीक ना, जब केवल बोल रहा है तो मात्र लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, हाँ, या केवल काटोगे तो लिख सकते हो एक प्रश्न मात्र का उत्तर देना, या फिर मात्र हटाओगे तो केवल एक प्रश्न का उत्तर देना, जबकि ये एकदम एग्जैक्टली सही है, केवल एक प्रश्न का उत्तर देना। उसी तरह भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है। ठीक है, भारत में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है। तो समझ आया कैसे करना है। तो 4 दिया रहेगा, 4 में जो आपको सही लगे उसको आप उठा करके कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर 12वें प्रश्न में आओगे तो 12वें प्रश्न में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको मिलेगा रस। ठीक है, 12वें प्रश्न के क में आपको क्या मिलेगा, रस मिलेगा। हास्य रस, शांत रस 2 दिया रहेगा, 2 में से कोई एक उठाना है। जैसे हास्य रस हो गया, तो हास्य रस का क्या होता है, हास्य रस किसे कहते हैं, इसका लक्षण क्या है। तो हास्य रस का होता है जब किसी कहानी या किसी दृश्य को देख करके हमारे हृदय में आनंद का भाव जब उत्पन्न होने लगता है, आनंद समझ रहे हो ना, विनोद का भाव उत्पन्न होने लगता है, तो वहां हास्य रस की निष्पत्ति होती है, या फिर वहां हास्य रस होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कई बता ही चुका हूं, बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनबे मुनि बृंद सुखारे।
बताया होंगे नहीं, ठीक है। आप अगर अपने तरफ से कुछ याद किए होगे तो भी सही है, ठीक है। ख वाले में आओगे तो ख वाले में अलंकार है, जैसे उपमा अलंकार है, और आपका भ्रांतिमान अलंकार है, तो उपमा उठा लोगे आप, तो दो में से कोई ना कोई एक फंस जाएगा। उसी तरह आपका सोरठा छंद ऐसा है, कुंडलियां हैं, तो सोरठा आपका फंस जाएगा, क्योंकि तीन बताया हूं मैं, सोरठा बताया हूं, दोहा बताया हूं और चौपाई बताया हूं, तो तीनों में से कोई ना कोई फंसना ही है। रस रस में भी तीन बताया हूं, याद होगा। अलंकार में भी तीन बताया हूं, कोई ना कोई फंसना ही फंसना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसके बाद 13वां पूछा जाता है प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र भी बता चुका हूं कैसे लिखना है और कौन कौन आने का चांसेस है, ये भी बता दिया हूं, ठीक है। इनमें से कोई एक उठा करके आपको करना होता है, ठीक है। फिर जब आप 14वें प्रश्न पे आओगे तो आपको निबंध पूछेगा। क्या पूछेगा? निबंध। निबंध कैसे लिखा जाता है, निबंध लिखने का सही फॉर्मेट क्या है, ये भी मैंने बता दिया आपको, हिंदी वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये मॉडल पेपर आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी प्रैक्टिस कराने में, ठीक है। यहाँ पे जितने दिए सारे इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद की समस्या, ठीक है, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, बढ़ती जनसंख्या, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, पर्यावरण संरक्षण, जिनमें से अगर इसमें से अगर आप मेरे से पूछेंगे सर कौन सा इंपॉर्टेंट है एक आध और अगर मैं पढ़ लूं, तो मैं कहूंगा आप अंतरिक्ष में बढ़ते कदम और विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। बाकी तो मैं बता ही दिया हूँ, आतंकवाद वाला बता दिया हूँ, बढ़ती जनसंख्या वाला, पर्यावरण वाला, ये सब बता दिया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, पूरा पैटर्न समझ आ गया होगा मॉडल पेपर के दम पे। मुझे पूरा गारंटी, मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम में दहाड़ के फोड़ के आएंगे, 100% फोड़ के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।